गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। एक्चुअली हम लोग पहले डिस्कस करते आ रहे हैं 6 मंथ्स का करंट अफेयर। अभी जो आपका चल रहा है वो जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है। 50 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर के जुलाई मंथ के, और हम लोग आपको आने वाले 1 to 2 डेज में जुलाई का करंट अफेयर कल तक कंप्लीट करा देंगे। तो आज उसी कड़ी में अगला है। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बार एग्जाम में ये आने की इनकी बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन किया था कि हम लोग आप सब लोगों को करंट अफेयर कराएंगे इनमें से। तो आइए 50 क्वेश्चन तक तो हम लोग कर चुके हैं। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल, कौन सा डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किसके अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। फ्रेंड्स ये सब लोग शिप बनाते हैं और सबमरीन बनाते हैं। सबमरीन आपने देखी होगी जो पानी के नीचे गोता लगा जाती है अंदर, और अंदर ही अंदर मिसाइल छोड़ती है जो। तो फ्रेंड्स ये लोग शिप बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं। तो हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल इसने बनाया है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका निस्तार। बी, बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। निशांत नहीं है, निवारण नहीं, निर्भय नहीं, इसका नाम निस्तार होगा। ये आप बच्चों आपको याद करना है, इसे हम 1 स्टार इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये सब बच्चों आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, कमेंट में बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं हिंट दे देता हूँ, आंध्र प्रदेश में कहीं है, आंध्र प्रदेश में कहीं है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड था ना, ये जब शुरू हुई थी 1941 में, तो ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। क्या? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविट्सिया मिराबिलिस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता कौन हो गए? फ्रेंड्स जब भी कोई क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हमें जरूर जरूर पढ़ के जाना, उसके आने की चांसेस वेरी हाई होते हैं फ्रेंड्स। तो नमीबिया में किसको यह सर्वोच्च सम्मान मिला है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग जान लो कि नमीबिया जो आपका है वो आपका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ? कुछ यहाँ, यहाँ पर है नमीबिया। यहाँ पर एक मोस्ट फेमस डेजर्ट है जिसका नाम है नमीब डेजर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन केवल ये नहीं कि जो पूछा गया है वही, हमें उसके बारे में आगे पीछे भी जानना है। तो इससे क्या होता है, हमारी और भी करंट अफेयर्स कवर होती है साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो नमीब डेजर्ट में आपको मालूम होगा कि आमिर खान की मूवी का गाना गजनी, बच्चों गजनी मूवी आई थी ना, गजनी मूवी का गाना तू मेरी अधूरी प्यास प्यास वाला, वो यहीं शूट हुआ था बच्चों। आप जाके गूगल सर्च कर लेना एक बार, आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स नमीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? तो फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। महात्मा गांधी को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी तो अभी स्वर्ग से धार गए, वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो वो तो आके ले नहीं सकते। सेम जवाहरलाल नेहरू के साथ है, वो भी ले नहीं सकते। अटल बिहारी भी अब नहीं रहे। तो हाल ही में पूछा जा रहा है, तो कौन बचता है? नरेंद्र मोदी। नो एनी प्रॉब्लम, इसको आप मार दो नरेंद्र मोदी, सिंपल एकदम, ये हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बुक देखते हैं कि जुलाई 2025 में सेबी द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किस प्रकार के वित्तीय उपकरणों को रेटिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया था, राइट। तो फ्रेंड जो सेबी है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो आपके सारे जो शेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो ये सारा मार्केट चलता है उसको नियंत्रित करती है, राइट फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हाल ही में इसने किस वित्तीय उपकरण को रेटिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है, फ्रेंड्स प्रस्ताव दिया, यहाँ पे ध्यान देंगे प्रस्ताव। तो प्रस्ताव इसने दिया है केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों यानी शेड्यूल्ड प्रतिभूतियों को, नहीं ये नहीं होगा, केवल बॉन्ड और डिबेंचर्स को, नहीं फ्रेंड्स ये नहीं होगा। अच्छा फ्रेंड्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे और अच्छे से कमेंट में बताना, मैं आपको एक बता देता हूँ। बॉन्ड जो होता है वो आपको कंपनी में ओनरशिप देता है, यानी कंपनी में मालिकाना हक देता है, जबकि डिबेंचर जो होता है वो आपको केवल क्रेडिटर मानता है, यानी देनदार मानता है, जिससे कंपनी ने पैसा लिया है, ये आपको कंपनी की ओनरशिप नहीं देता। केवल म्यूचुअल फंड, बच्चों म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी बच्चों शेयर्स जैसा ही होता है, पर इसमें ये होता है कि जितना पैसा भी आप म्यूचुअल फंड की कंपनियों के थ्रू लगाते हो ना, वो एक कंपनी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपने हिसाब से शेयर में लगा देती है, तो इसमें रिस्क नहीं होता, थोड़ा रिस्क कम होता है, आपका पैसा डूबता भी धीरे धीरे पर बढ़ता भी धीरे धीरे। ओके, तो इसका आंसर फ्रेंड होगा बी, ऑप्शन बी, अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित उपकरणों की। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का क्रांति जो है, मक्का क्रांति, तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे मेज रेवोल्यूशन, मेज रेवोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो विजन का लक्ष्य 2047 तक मक्का उत्पादन को मौजूदा 42 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन टन करना है। एक्चुअली अभी शिवराज सिंह चौहान, फ्रेंड्स शिवराज सिंह चौहान कौन है, शिवराज सिंह चौहान आपके कृषि मंत्री हैं। बच्चों को आजकल कंफ्यूजन होता, मोदी के अलावा किसी मंत्री को नहीं जानते, तो इसलिए बताना जरूरी है, शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं, आप मानो ना मानो बट हैं। तो वो दिल्ली में एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके, फिक्की, तो उसमें बोल रहे थे, तो उसमें इन्होंने ये बात बोली, इन्होंने बताया कि हमें हमारा अब है कि 42 मिलियन टन से अब हमें उत्पाद बढ़ा के 86 मिलियन टन करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 86। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया 86 मिलियन टन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के नोवेशन को विनियमित करने के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश 2025 में जारी किए हैं। कहां पे जारी किए हैं, 2025 में जारी किए हैं। सो नोवेशन क्या है, तो नोवेशन क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरी में आ जाएगा, इसको आपको याद करना है। इसका आंसर होगा बी, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एक प्रतिपक्ष को दूसरे में बदलना होता है नोवेशन, राइट। तो इसे फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस याद कर लो कि नोवेशन क्या है, नोवेशन क्या है, तो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रतिपक्ष को दूसरे से बदलना, बस आप सुनते जाओ वीडियो, आपको याद भी होता चलेगा। नोवेशन क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एक प्रतिपक्ष को दूसरे में बदलना। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका आंसर क्या बताओगे फ्रेंड्स, कमेंट में बताना। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये मैंने पूछा है, इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, क्योंकि हम ये सीरीज दोनों के लिए कर रहे हैं, पीसीएस प्लस एसआई दोनों के लिए। ओके चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड।
और जापान कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो अभ्यास होता है ना, युद्ध अभ्यास, ये एक्चुअली पावर दिखाने के लिए होता है अपनी अपनी, कि कंट्री ये दिखाती है कि देखो ये कंट्री मेरी दोस्त है, वो कंट्री मेरी दोस्त है, और ये लोग पावर दिखाते हैं ताकि कोई यू नो इन पे अटैक ना कर सके। तो इसीलिए ये सब थोड़े थोड़े दिनों पे एक्सरसाइज होती रहती है। तो आप अगर एक एक करके ऑप्शन देखोगे तो आप इसे बता पाओगे। तो चलिए नीचे से देखते हैं। मित्र शक्ति, फ्रेंड्स तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आईसीजी और जेसीजी ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी। तो एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि उनके कुछ लोग आ जाएंगे, जापान कोस्ट गार्ड के कुछ सैनिक आ जाएंगे, और हमारे आईसीजी के भारतीय तटरक्षक बल के कुछ सैनिक आ जाएंगे, और वे मिलके ड्रिल करते हैं, मतलब मौखिक रूप से कुछ गोलीबारी करेंगे, थोड़ा लड़ेंगे, कुछ किसी को मार के किसी पे गोली चलाएंगे, कैसे ही रखी हुई टारगेट्स पे, तो ऐसे करके युद्ध अभ्यास सा करते हैं। तो आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स मित्र शक्ति, फ्रेंड्स मित्र शक्ति हमेशा याद रखना इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, राइट फ्रेंड्स। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति फ्रेंड्स इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो ऑप्शन क्या बच गया? जा माता, जय माता मत समझ लेना, जा माता। तो जो नाम है फ्रेंड्स वो याद करिएगा। तो ये हो गया आंसर, इसका हो गया सी। अच्छा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आते हैं। ये भी 2 स्टार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, संजीव गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किस पूर्व सीईओ का स्थान लिया है? फ्रेंड्स तो आप सब लोगों को पता है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन सबको पता है कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट जो है, वो क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। ये सबसे बड़े लोग हैं क्रिकेट के, राइट। तो इसमें सीईओ का पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी पावरफुल हो जाता है, बस पूछो मत कितना पावरफुल है। तो हाल ही में संजीव गुप्ता बन गए उसके सीईओ। तो उन्होंने किसको हटाया था? तो इसको फ्रेंड्स मेलकम स्पीड नहीं, ये गलत है। हारून लोगार्ट ये भी गलत है। डेविस रिचर्डसन ये भी गलत है। जोसेफ एल्डाइस को इन्होंने हटाया था। जियोफ, सॉरी दोस्तों, जियोफ एलर डाइस को इन्होंने हटाया था। फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ये। तो इनको हटा के बने थे, वैसे ही इंटरिम थे ये, परमानेंट नहीं थे, इन्होंने बीच में संभाला था कार्यभार। तो इनको हटा के संजीव गुप्ता बन गया। इससे पता चलता है कि भारत का दबदबा क्रिकेट में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब आते हैं हम लोग 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो सबसे पहला इसको पढ़ते ही आपके मन में ये चलना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। सबसे पहले तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स ब्रिक कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले तो ये 4 थे, ब्रिक थे, बाद में साउथ अफ्रीका जोड़ा, अब तो अन्य कई देश भी जोड़ लिए हैं, राइट। तो अब हाल ही में ब्रिक्स में किसको शामिल किया गया है पूर्ण सदस्य, परमानेंट सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? ये ब्रिक्स बनी थी जो कि यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन लोगों को कंपटीशन देने के लिए ब्रिक्स बनाई गई थी फ्रेंड्स। ओके, तो ये अब ये नए नए सदस्यों को ऐड करते रहते, हर साल आप देखोगे एक ना एक सदस्य ऐड हो जाता है, और ये क्वेश्चन भी डबल स्टार का इंपॉर्टेंस का बन जाता है। तो फ्रेंड्स हाल ही में इन्होंने इंडोनेशिया को ऐड किया था। फ्रेंड्स किसको ऐड किया था? ब्रिक्स ने जुलाई में इंडोनेशिया को ऐड किया था। किसको? इंडोनेशिया को। तो फ्रेंड्स आप याद कर लेना, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
राइट। आप डायरेक्टली याद रखो इंडोनेशिया। मैं इसमें पॉइंट इसलिए नहीं बोलता ना, ताकि आपके मन में सही आंसर आए, गलत आंसर आए ना। ठीक है, चलिए फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में सबसे अधिक स्कोर पाने वाला जिला कौन सा है? एनईआर की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एनईआर होता है हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, राइट, ये वाले, जिसमें कि सिक्किम आता है आपका, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, राइट, असम आता है। तो ये सारे जो सेवन सिस्टर हैं, तो उसमें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक रिपोर्ट में सबसे अधिक स्कोर पाने वाला जिला कौन सा है? मतलब ये बेस्ट जिला होगा, वहां पे असमानता नहीं होगी, लोग अच्छे होंगे, लोग खुशहाल होंगे, तभी किसी की रैंकिंग ऊपर रहती है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आंसर आप देखो तो डायरेक्टली याद करो, हना हथियाल मिजोरम, ये जो है ये सबसे ऊपर आया था, हना हथियाल मिजोरम। एक और बार बोलो फ्रेंड्स, हना हथियाल मिजोरम। तो देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन एनईआर के दिए थे आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसे याद करना पड़ेगा, ये भी डबल स्टार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि एनईआर की जब भी बात होती है ना तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है एनईआर में, क्योंकि आजकल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एनईआर पे भी फोकस कर रही है, राइट फ्रेंड्स। तो अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी कंट्री एसडीजी गोल्ड में सबसे ऊपर आती है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आइसलैंड जैसा कुछ दिखे ना, टिक मार देना, सही निकलता है, ट्रिक है ये। और खराब में मिले ना, तो ये अफ्रीका का कोई देश मिले ना, सूडान उड़ान के आसपास के, मार देना, ये सबसे नीचे होते हैं, ये ट्रिक है, 90% ऑफ द टाइम सही निकलता। साउथ सूडान, आप देख लेना, यही कंट्री है, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, ये ऊपर वाली जो कंट्रीज हैं यही ऊपर रहती है, स्विट्जरलैंड, हर चीज में, राइट, नॉर्वे। तो यही है इसका, तो एसडीजी सूचकांक में सबसे ऊपर हना हथियाल मिजोरम। अच्छा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गिनी इंडेक्स में जीरो क्या दर्शाता है? ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले बात यह है कि आपको जानना पड़ेगा गिनी इंडेक्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स गिनी इंडेक्स में ये होता है कि आपकी एक्स एक्सिस में तो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन होती है और वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव इनकम होती है। मतलब इसमें जनसंख्या, इस वाले में जनसंख्या और इस वाले में उनकी कमाई। तो अगर जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कमाई बढ़ती रही, अगर ये स्ट्रेट लाइन बन जाए तो आपका गिनी इंडेक्स जीरो हो जाता है, यानी सब लोगों के पास एक जैसा पैसा है, तो आपका गिनी इंडेक्स क्या होता है? जीरो होता है। अगर ये नीचे की ओर जितना घूमता है, ऐसे करके नीचे की ओर उतना घूमता है, ये मान लेना उतनी असमानता बढ़ती है देश में, उतनी असमानता बढ़ती है। और जितना ये स्ट्रेट लाइन होता है उतनी समानता देश में बढ़ती है, किसी भी देश के लिए, राइट। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो वेरी गुड, तो उछलने लगना कि हमारा गिनी इंडेक्स किसी कंट्री का जीरो हो गया, इसका मतलब होता है पूर्ण समानता, यानी कोई गरीब नहीं। इसका मतलब है गरीब के पास जितना पैसा उतना अमीर के पास पैसा, राइट। तो गरीब इज इक्वल टू अमीर हो जाएगा अगर गिनी इंडेक्स जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वन हो जाएगा गिनी इंडेक्स, अगर गिनी इंडेक्स वन हो जाएगा किसी कंट्री का, तो इसका मतलब होगा पूर्ण असमानता, पूर्ण असमानता, यानी किसी एक आदमी के पास सारा पैसा होगा और बाकी सब लोग कंगाल होंगे, उनके पास जीरो मनी हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एरिस किसे प्रदान किया गया? की टू द सिटी ब्यूनोस एरिस, ये किसको प्रदान किया गया, राइट। तो फ्रेंड्स आप अगर आप देखो, सबसे पहला मुझे बताओ ये ब्यूनोस एरिस जो है ये किसकी कैपिटल है? ये फ्रेंड्स अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना कहाँ पर है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है अर्जेंटीना, और ब्यूनोस एरिस की कैपिटल है। तो हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एरिस किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स जनरली
भारत के अभी हमारे हाल ही विदेश मंत्री होके आए हैं, हमारे विदेश मंत्री होकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है विदेश मंत्री को ही मिलेगा। तो इसका आंसर आपका नो एनी प्रॉब्लम डी हो जाएगा, भारत के विदेश मंत्री को। ठीक है, रक्षा मंत्री नहीं, ये नहीं गए थे, भारत के राष्ट्रपति ये भी नहीं गए थे। भारत के विदेश मंत्री 2 बार आ गया फ्रेंड, इसे एडिट कर लेंगे कोई नहीं। तो आंसर डी या सी कुछ भी मार दीजिए, हो जाएगा भारत के विदेश मंत्री। ये सिंगल स्टार इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को मिल गया होता तो ये ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट हो जाता फ्रेंड्स। तो ऐसे हम लोग मार्क करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन का उपभोक्ता बन गया? जैव ईंधन दोस्तों ऑर्गेनिक फ्यूल, जैव ईंधन यानी ऑर्गेनिक फ्यूल, जैसे बायोडीजल हो गया आपका, राइट फ्रेंड्स, बायोडीजल हो गया, बायोइथेनॉल हो गया आपका, इस तरीके का, जो कि हमारे ज्वार बाजरा गोबर इत्यादि को सड़ा के बनाए जाते हैं, राइट। तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन का उपभोक्ता बन गया? फ्रेंड्स इसका आंसर है चीन, राइट, इसका आंसर है चीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि हमने चाइना को पीछे छोड़ा है किसी चीज में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब हमारे देश में बायोडीजल की तरक्की हो रही है और वो बढ़ता जा रहा है बायोडीजल का यूज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? फ्रेंड्स देखिए, अगेन ये पहली भारतीय अभिनेत्री, तो मार्क करिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इसे मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ऐसी है जो पहली अभिनेत्री बन गई है? प्रियंका चोपड़ा, चलिए सोचते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, फ्रेंड्स तो ये तो अब एक्टिंग करती नहीं, तो ये हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अब आते हैं आलिया भट्ट, दीपिका या प्रियंका। तो फ्रेंड्स अगर भारतीय अभिनेत्री की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा तो ज्यादातर बाहर ही रहती है, तो इनको एलिमिनेट कर दें। आंसर दीपिका और आलिया में आ जाता है, तो करेक्ट आंसर इसमें दीपिका पादुकोणे होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, दीपिका पादुकोणे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय अभिनेत्री बन गई। ओके ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई यूपीपीसीएस के लिए ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसे याद करेंगे। हम लोगों को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। टोटल मनी जितना है भारत के पास, टोटल मनी जितना है भारत के पास, तो उसके बेसिस पर भारत को, सॉरी सॉरी सॉरी, आय समानता, ये आय समानता है, आय समानता के वैश्विक स्तर पे हमें 4th स्थान प्राप्त हुआ। ओके फ्रेंड्स, न्यू क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 2 नए देशों को सदस्य रूप में शामिल किया गया? सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स आप लोग जान लो कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपका ब्रिक्स ने खोला था, ये आपका ब्रिक्स देशों ने मिलके खोला था, सॉरी के नहीं आएगा, राइट। क्यों खोला था? ताकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की दादागिरी को रोका जा सके, राइट। तो ये आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कॉम्पिटिटर के तौर पे खोला गया, राइट। तो अब आप देखो, इसने 17वें शिखर सम्मेलन में अपने, राइट, अच्छा सबसे पहली बात 17वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ फ्रेंड्स, ये बताइए। चलिए आपको हिंट देता हूं, ब्राजील में कहीं हुआ है। चलिए मैं बता ही देता हूं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ इस बार, रियो डी जेनेरियो में हुआ, करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें 2 कंट्रियों को हाल ही में ऐड कर लिया गया है, राइट फ्रेंड्स। तो वो 2 कंट्रियां कौन सी हैं? बस नाम याद रखिए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अच्छा फ्रेंड मैं आपसे पूछूं क्यों ऐड किया गया है? यहाँ पर तेल गैस सब मिलती है, ऐसे ही कोई ऐड नहीं कर लेता कहीं भी किसी कंट्री को, सब देख के ऐड करते हैं कि उससे क्या हमारा फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। तो इसका आप आंसर याद करो, कोलंबिया उज्बेकिस्तान,
आंसर होगा इसका फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो की किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ओके फ्रेंड्स, तो देखो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो फ्रेंड्स ये हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा उत्तर अमेरिका हो जाएगा, राइट। ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ये हमारा अगर कनाडा हो गया, ये हमारा यूएसए हो गया, ये हमारा मेक्सिको हो गया। तो फ्रेंड्स यहीं कहीं पे, राइट, इस एरिया में ये वेस्ट इंडीज जगह है, वेस्ट इंडीज, राइट फ्रेंड्स। और वेस्ट इंडीज जो कंट्री, आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं, ब्रायन लारा सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था वेस्ट इंडीज का। तो फ्रेंड्स जो वेस्ट इंडीज है वो एक्चुअली ग्रुप है कई सारे आइलैंड्स का, उसी में से एक आइलैंड है, वो आइलैंड भी कंट्री जैसे है, उसी में एक आइलैंड है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो वहां पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, राइट। तो वो उसका नाम क्या है, आइए पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द ट्रिनिटी, चलिए देखते हैं अगला। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, द ग्रेट ऑर्डर ऑफ टोबैगो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कम चांसेस लग रहे हैं, आंसर इन्हीं दोनों के बीच में लग रहा है, ऑर्डर ऑफ द या नेशनल ऑर्डर ऑफ द। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो फ्रेंड्स आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट आप देखो ऐसे ही कर सकते हो, तो बाकी आप इसे याद कर लो, ऑर्डर जिससे ऑर्डर स्टार्ट हो ना जहाँ पे जिससे, तो वही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली समर्पित खेल, अच्छा फ्रेंड्स पहली बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको 3 स्टार कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली, जब फ्रेंड्स पहली आ गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क कर लो। समर्पित खेल विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आप इसको याद करेंगे, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारी हुगली में है। हुगली हमारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है फ्रेंड्स, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हुगली हो जाएगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए सारे वेस्ट बंगाल के दे रखे हैं, कलकत्ता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी चलिए असम साइड है, तो बट आपको याद रखना है कि पहली खेल विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप हुगली में है। अब आप देखो नेताजी सुभाष का नाम आता है तो कई बार आदमी को पता चल ही जाता है कि बंगाल साइड होगा, बट ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए कई बार तीनों बंगाल से दे देगा, तो उसमें हमें याद रखना है कि आंसर है सी हुगली। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से गैर लाभकारी संगठन एनपीओ द्वारा धन जुटाने के लिए किस प्रकार का मंच प्रस्तावित किया है? दोस्तों तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो आपका पता है क्या है? जैसे मानो अभी कोई ऐसी कंपनी है, राइट फ्रेंड्स, जो कि आपकी मानो जो कि धर्म का, जो कि समाज सेवा का काम कर रही है, तो अगर उससे पैसे उठाने हैं मान लो, तो जब वो बाजार में पैसे उठाएगी ना, तो वो एनएससी और बीएससी में न जाकर वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी आपकी, तो वो आपकी सोशल स्टॉक एक्सचेंज होती है, राइट फ्रेंड्स। तो सेबी ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से गैर लाभकारी संगठनों एनपीओ द्वारा धन जुटाने के लिए किस प्रकार का नया मंच बनाकर तैयार किया, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? उसे याद कर लो, समर्पित इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मंच। इसमें ज्यादा समझने का नहीं है, याद ही करने का क्वेश्चन, और 2 स्टार इंपॉर्टेंट है, नहीं लेकिन नहीं सोशल से 3 स्टार मान लो इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, आप इसे याद कर लो फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समर्पित इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मंच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। मार्च 31 2025 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का सकल गैर निष्पादित पर संपत्ति जीएनपीए अनुपात घटकर कितना हो गया? तो फ्रेंड्स गैर निष्पादित परिसंपत्ति को हम लोग एनपीए भी कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
तो फ्रेंड्स एक्चुअली एनपीए वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने लोन लिया और लोन की किस्त अगर आप 90 दिन तक नहीं चुका पाए, ओके फ्रेंड्स, तो आपका लोन किस में डाल दिया जाता है, एनपीए में डाल दिया जाता है। तो किसी कंट्री का एनपीए जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा, और एनपीए जितना ज्यादा होगा टोटल आपकी जीडीपी का, वो उतना खराब होगा। तो ये पूछ रहा है कि अब बताओ कि जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो कि एक एक्ट होती है आपकी आरबीआई की 1934 की, जो उस एक्ट में कवर्ड है उन्हें शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ कितना हो गया वो हमारा अब घट के, फ्रेंड्स तो वो हो गया हमारा, याद कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इतना समझा भी रहा हूँ, 3 स्टार मार्क कर लो फ्रेंड्स, 2.3% हो गया। ओके जो, तो यही है एनपीए मतलब वो लोन जिनकी किस्त 90 दिनों से नहीं गई। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक दोस्तों वो बैंक होते हैं जो आरबीआई की एक्ट 1934 के तहत आते हैं। और भी इसमें कई सारी शर्तें होती हैं, जैसे इनकी, जैसे आप जानो इनकी चुकता पूंजी, जिसे पेड अप कैपिटल भी कहते हैं, जितनी वो 5 लाख या उससे ज्यादा होती है, 5 लाख या उससे ज्यादा होती है, इसको पदक पूंजी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो 2.3% हो गया घट के, अच्छी बात है। ठीक है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, राइट, 2025। तो फ्रेंड्स ये कोऑपरेटिव्स होते क्या है, आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज अ कोऑपरेटिव। एक सिंपल आप पहले सर्च करो व्हाट इज अ कोऑपरेटिव, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमेशा जनरली ना फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो आपसे ऐसे कोई अगर डेट पूछे तो आप वही कैलकुलेट कर देना, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, तो इससे आपका एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसका थीम क्या है, तो फ्रेंड्स डायरेक्टली याद कर दो, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है, सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। सहकारिता, फिर से बोलिए, सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का विषय है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहो, प्रैप योद्धा क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहेगा, इसी तरह से आपको करंट अफेयर एक्सप्लेन करता रहेगा, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, हम लोग संग हम लोग मैराथन सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम आपको ये सब चीज रिवाइज कराएंगे। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम मत गवाओ और पढ़ते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है। मैं आपको ऑफिसर, सबको जो है ऑफिसर्स बने देखना चाहता हूँ। एक बार ऑफिसर बन जाओ तो फिर आपकी लाइफ एट ईज चलेगी, जितनी भी टेंशन होती है आधी तो वहीं खत्म हो जाती है एक बार आप ऑफिसर सेलेक्ट हो जाओ। तो मेरी बेस्ट विशेष है बच्चों आप लोगों के साथ, आप लोग पढ़ते रहो, इधर हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट जुटा रहे हैं, राइट। और आप भी अपना लगे रहो, पढ़े रहो, इसके लिए आपसे कोई फीस भी नहीं चार्ज की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए